Assalamu alaikum everyone. I hope you all are absolutely fine. So basically last time मैंने कंप्लीट नहीं किया था, ठीक है। ये है आपके पास फिज़िक्स का बिल्कुल रीसेंट पेपर है, पेपर 2 का ना, क्योंकि फ़िज़िक्स के पेपर बच्चों का ना अक्टूबर वाला परेशान बैठे हैं, कोई पास से सेशंस नहीं आ रहे। मैं खुद डेंगी में था, तो मैं खुद नहीं कुछ कर सका, ठीक है। सो अभी थोड़ा बहुत रिकवर हुआ हूँ, तो सोचा वीडियोस बना के डालना स्टार्ट कर दूँ, सही है। ओके, सो हमने लास्ट टाइम ये फ़िज़िक्स का जो रीसेंट पेपर है ना, बिल्कुल 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 रीसेंट वाला है, हमने हाफ़ कर लिया था। मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में हर चीज़ समझा दी है। इसकी पीडीएफ भी मैंने आपको दे दी हुई है सॉल्व की ना, देखो। अच्छा, हम हाफ़ इसको कर चुके थे, लाइट वाला क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर चुके थे। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, सही है। इस क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, An initial uncharged rubber balloon is rubbed with a woolen cloth as shown। ठीक है। अच्छा, हमने ना इनिशियली एक बलून था हमारे पास विच वाज अनचार्ज्ड। क्या था? विच वाज अनचार्ज, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं था। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर ना इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव प्रोटॉन्स जो थे ना, ये दोनों सेम है, सही है। क्योंकि जब ये दोनों सेम हो तभी एक ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब वो कह रहे हैं जब हमने बैलून को इस रबर वूलन क्लॉथ के साथ रब किया ना, तो क्या हुआ? बैलून नेगेटिवली चार्ज हो गया, बैलून के अंदर नेगेटिव चार्जेस बढ़ गए। एंड ये तभी होता है जब इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे ना। इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, और जब नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा पॉजिटिव चार्ज से, तो ऑफ कोर्स एक ऑब्जेक्ट के अंदर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बताना है कि बलून ने ऐसा क्या गेन किया जिसकी वजह से उसके अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया। ऑफ कोर्स इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो होता है आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अच्छा, ओके, आगे आ जाओ। अब वो कह रहे हैं वूलन क्लॉथ ने क्या यूज़ किया है। अच्छा, जब बैलून इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, कहाँ से ले रहा है? वूलन क्लॉथ से ले रहा है ना। इलेक्ट्रॉन्स वूलन क्लॉथ से होके बैलून में जा रहे हैं, है ना। तो क्लॉथ जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, एंड क्योंकि नेगेटिव चार्जेस कम हो रहे हैं पॉजिटिव चार्जेस से, सो ऑफ कोर्स वूलन क्लॉथ के अंदर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट। पॉजिटिव चार्ज विल जस्ट सिंपली मेंशन दैट। ऑलराइट, on Fig 5.1 complete the labels on the diagram कर दिया already. Explain why balloon stays negatively charged for a long time। Basically होता है क्या है, बलून बना है रबर से, एंड रबर इज़ एन इंसुलेटर, और इंसुलेटर जो होते हैं ना, ये चार्जेस को अलाउ नहीं करते कि वो उनके अंदर ना फ्रीली मूव कर सके, इसलिए उसके अंदर स्टक हो जाते हैं, ठीक है, रुक जाते हैं, कहीं जा नहीं पाते। इसलिए यू विल से कि बलून इज मेड अप ऑफ रबर व्हिच इज एन इंसुलेटर, एंड इंसुलेटर डज नॉट अलाउ चार्जेस टू मूव फ्रीली, दैट्स व्हाई दे विल रिमेन चार्ज फॉर अ लॉन्ग टाइम, और यू कैन से बलून विल रिमेन चार्ज फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। अच्छा, rubbing the balloon causes the temperature of the air inside to rise। अब आपने जब बलून को रब किया ना, तो उसके अंदर एयर पार्टिकल से उनका टेम्परेचर बढ़ गया, एंड टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हुआ, जो एयर उसके अंदर थी ना बेसिकली, ठीक है, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एयर व्हाई द वॉल्यूम ऑफ बलून इंक्रीजेज। ठीक है, जब पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ा ना बलून के अंदर, तो उनका वॉल्यूम भी बढ़ गया। हमने इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स बताना है कि क्यों उनके टेम्परेचर बढ़ने से उनका वॉल्यूम क्यों बढ़ गया। होगा बेसिकली क्या, कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना आपके पास, तो ये पार्टिकल्स जो है दे विल गेन काइनेटिक एनर्जी, दे विल स्टार्ट मूविंग फास्टर एंड फास्टर एंड फास्टर, तेज 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 मूव करेंगे। तेज तेज मूव करने की वजह से तेज तेज कोलिजन्स भी होंगी, ज़्यादा कोलिजन्स होंगी, है ना, क्योंकि जगह तो उतनी रहेगी ना। तो तेज तेज की वजह से नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है उनकी बढ़ जाएंगी, एंड नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ने की वजह से क्या होगा, एक दूसरे को ज़ोर ज़ोर से दूर के अपने एक दूसरे की तरफ पुश करेंगे। उससे क्या होगा कि इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ऊपर से बैलून का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, सही है। When the temperature of air rises, the particles gain kinetic energies and they starts moving faster and faster, pushing each other away and doing more frequent collisions, which causes the space in between them to expand। ठीक है, ये बताना आपने। अच्छा, आगे आ जाओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, 6.1,
shows a circuit, simple circuit is series में लगा हुआ है, containing a battery, yes of course there's a battery, a light dependent resistor, yeah there's an LDR, and a fixed resistor, एक fixed resistor इसकी resistance भी आपको दी हुई है, ठीक है, connected in series बताया भी हुआ है। अच्छा, देयर इज ए लैम्प नियर द सर्किट, अब हम भाई इसके इर्द गिर्द ना बेसिकली एक लैम्प ले आए हैं, क्या ले आए हैं, एक लैम्प ले आए हैं, इस तरह ना लैम्प ले आए हैं, ठीक है। अच्छा, लाइट फ्रॉम द लैम्प इज इंसिडेंट ऑन द LDR व्हेन द लैम्प इज स्विच्ड ऑन, जब लैम्प को हमने जलाया ना तो क्या हुआ, इसके अंदर से लाइट निकली एंड ये लाइट जाके LDR पे लगी, लाइट जाके LDR पे लगी, ठीक है। Okay, now fix 6.2 shows the current voltage graph for the LDR with the lamp switched on and with the lamp switched off। क्योंकि ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है ना, तो लैंप ऑन करने से एंड लैंप बंद करने से रेजिस्टेंस में फ़र्क आएगा, सही है। अब ये ग्राफ जो है ऊपर वाला ये बता रहा है रेजिस्टेंस और बेसिकली द वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज विद लैंप स्विच्ड ऑन, ठीक है, एंड ये वाला दिखा रहा है विद लैंप स्विच्ड ऑफ, सही है। अच्छा, सबसे पहले तो ग्राफ को ज़रा विजुअलाइज करते हैं, करंट वोल्टेज ग्राफ है, बताओ करंट ओवर वोल्टेज क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है, क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है, ठीक है, सॉरी वोल्टेज ओवर करंट, आई एम सॉरी ठीक है, सॉरी वोल्टेज ओवर करंट, वोल्टेज ओवर करंट हमें रेजिस्टेंस देता है, ठीक है। अच्छा, ओके, आ गया जो, अब वो कह रहे हैं स्टेट ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का कहता है कि आपके पास जो वोल्टेज है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करेगा द करंट विल आल्सो इंक्रीज बट इन केस द टेम्परेचर स्टेज कांस्टेंट, सही है। अच्छा, एक्सप्लेन हाउ द ग्राफ लाइन इन फिगर 6.2 शोस दैट ओम लॉ अप्लाइज टू LDR। अच्छा, पहली बात तो देखो आपके पास जो है लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई कर्व लाइन नहीं है, ठीक है, उससे पता क्या चलता है कि दोनों में जो है ना सेम चेंज आ रहा है, ठीक है, विद टाइम। अच्छा, और दूसरी बात इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ना, ओरिजिन से बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है, ये दो चीज़ें सेटिस्फाई, इसका मतलब ये है कि आपका जो ओम्स जो है ना वो फॉलो हो रहा है, सही है, स्ट्रेट लाइन एंड स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, use values from 6.2 explain the effect of light on resistance of the LDR। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि आपके पास ना आपने यहाँ से वैल्यूज़ यूज़ करनी है, ठीक है, आपने यहाँ से वैल्यूज़ यूज़ करनी है, ठीक है, एंड हमें बताना है आपने कि लैंप का क्या इफेक्ट है रेजिस्टेंस पे, लैंप ऑन हो तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, लैंप ऑफ हो तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखो भाई, आपके पास जो है ना जैसे ही लैंप स्विच्ड ऑफ था, देखो यहाँ पे वोल्टेज ओवर करंट है ना, वोल्टेज ओवर करंट, ठीक है। अब देख लेते हैं ना, दोनों की मैक्सिमम वैल्यूज देते हैं, विल टेक मैक्सिमम वैल्यूज फॉर बोथ्स, सही है। यहाँ पे क्या है 8 है एंड वी हैव 0.6, वोल्टेज ओवर करंट करो, 8 डिवाइड बाई 0.6 करो, 0.06 करो, यू विल गेट अराउंड 133, ठीक है, ओम्स, सही है। अच्छा, फिर करो लैंप स्विच जब ऑन हो गया, जब लाइट जो है वो लैंप लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर को पड़ रही है, फिर क्या रिजल्ट आ रहे हैं, देखो 10 मैक्सिमम वैल्यू 10 एंड 8, ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय 0.10 यू विल गेट अराउंड 80, ठीक है, यू विल गेट 80, सही है। तो पता क्या चल रहा है कि देखो जब लैंप स्विच ऑन था ना तो 80 की रेजिस्टेंस थी, जब लैंप बंद कर दिया गया तो रेजिस्टेंस 133 की थी, राइट। इससे पता ये चल रहा है कि लाइट जैसे ही पड़ रही है ना रेजिस्टेंस गिर रही है, और जैसे लाइट कम होती है डार्कर होती है रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, इतना हमें देखिए, वैल्यूज भी निकालिए, अब जाके डाल देते हैं फ़ौरन, आ गया, हाँ जी, ऑलराइट। रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एज लाइट गेट्स ब्राइटर, हाँ रेजिस्टेंस देखो डिक्रीज होती है जैसे ही हमारी लाइट ब्राइटर होती है,
ठीक है, प्रूफ भी किया मैंने। जैसे ही आपकी लाइट ब्राइटर हो रही थी आपकी रेजिस्टेंस कम हो रही थी, है ना, क्योंकि जब लाइट पड़ रही थी तो 80 की रेजिस्टेंस थी। विद द लाइट लैम्प स्विच्ड ऑन द रेजिस्टेंस वाज ऑफ 80 जब लाइट पड़ रही थी। एंड जब लाइट बंद कर दी गई आपके पास, जब लाइट नहीं पड़ रही थी, तो 133 ओम्स की रेजिस्टेंस थी, है ना। प्रूफ कर दिया हमने, वैल्यूज भी यूज़ कर ली। ऑलराइट, with the lamp switched on the current in the LDR is 0.50 ampere. Determine the current in the fixed resistor. अच्छा, वो कह रहे हैं कि LDR में जो करंट था ना वो क्या था, 0.05 एम्पेयर, सॉरी कहाँ गया, 0.05 एम्पेयर, ठीक है, ये आपके पास करंट था। अब मुझे बताओ सीरीज में करंट डिवाइड होता है या फिर वोल्टेज? वोल्टेज बाई डिवाइड होती है ना, करंट तो सेम रहता है, चाहे यहाँ का ले लो, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, जहाँ मर्जी ले लो, करंट सेम रहेगा। अगर यहाँ का 0.05 है तो यहाँ का भी 0.05 ही होगा, सही है। तो यहाँ का भी क्या कह रहे हो, यहाँ का पूछ रहे हैं, फिक्स रजिस्टर में कितना है, 0.05 ही का हो गया। अच्छा भाई, अब यहाँ पे आ जाओ, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, आपके पास ये जो सेल है ना, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, इसके इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ना उसे कहते हैं ईएमएफ। क्या कहते हैं, ईएमएफ। इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है एंड फॉर्मूला क्या भाई, वी आई आर, ठीक है, वी इज इक्वल टू आई आर। हमें टोटल करंट चाहिए सर्किट का एंड टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। टोटल करंट तो हमारे पास है, टोटल रेजिस्टेंस भी हमारे पास है, लेकिन सिर्फ इसकी हमने इसकी रेजिस्टेंस निकाल ली, सही है। अच्छा, अब करंट हमें पता है सेम है। देखो एक चीज़ मेंशन किया, वो क्या मेंशन किया है, इस चीज़ को ना ज़रा आंखें खोल के फाड़ के देख लेना। विद द लैम्प स्विच्ड ऑन, विद द लैम्प स्विच्ड ऑन, इस चीज़ को ज़रा आंखें फाड़ के देख लेना, ठीक है, विद द लैम्प स्विच्ड ऑन। अच्छा, अब करंट आपको पता है दोनों के अंदर सेम है, 0.05। अब हम इसका ग्राफ यूज़ करके ना इसका वोल्टेज निकालेंगे एंड फिर इस LDR की रेजिस्टेंस निकालेंगे, सही है। अच्छा, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया। रेजिस्टेंस कितनी थी इसकी रेजिस्टेंस कितनी थी LDR की, जब लाइव स्विच ऑन था तो कितनी थी, 80। अभी निकाली ना मैंने, कितनी थी, 80 थी। जब स्विच ऑफ था तो 133 थी, राइट। तो हमें पता है, क्या पता है, ये देखो ज़रा गौर से, हमें पता है इसकी रेजिस्टेंस क्या है, हमें पता है इसकी रेजिस्टेंस क्या है, 80। टोटल करंट भी पता है, तो वो सिंपली कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी और EMF यू कैन से, सही है। सिंपल वर्ड्स में 80 प्लस 240 ohms will give us 320 ohms, will give us 320 ohms, ठीक है। एंड सिंपली आप ये करो, इसे मल्टीप्लाई करो करंट के साथ 0.05 एंड यू विल गेट 16 as your potential difference, EMF across your battery 16, you will write 16 over here, ठीक हो गया। इजी पीजी लेमन स्क्वीज, अभी तक सब कुछ इजी चल रहा है ना। ओके भाई, अब फ्लोटिंग कंपास कंटेन्स अ नीडल, ऑफ कोर्स नीडल तो होगी ना। A floating compass contains a needle. The needle is a small magnet that can rotate about in its center. ये एक मैग्नेट है which can rotate like this, जैसे मुझे रोटेट करो। Shows the floating compass placed close to a magnet bar. मैग्नेट बार के करीब हमने रखा हुआ है इसे, ठीक है, मैग्नेट बार के करीब रखे, मैग्नेट है, सही हो गया। On fig 7.1 mark the magnetic poles on the bar magnet. अच्छा, मैग्नेटिक पोल मार्क करो भाई। अब भाई ये पोल सेट सपोज नहीं है, मैंने हटा दिए हुए, ठीक है। अब इस साउथ पोल इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ना, इसको अट्रैक्ट किया जा रहा है एंड हमें बताइए कौन सा पोल हो सकता है इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपेल, है ना। तो साउथ को अट्रैक्ट करने वाला ऑफ कोर्स इसका ऑपोजिट नॉर्थ होगा एंड दूसरी साइड पे ऑफ कोर्स नॉर्थ का ऑपोजिट होगा एंड साउथ, मानते हो, सही है, मान लिया। अच्छा,
देयर इज अ पीस ऑफ पेपर अंडरनीथ द मैग्नेट। अच्छा, मैग्नेट के नीचे ना एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है। Describe how the compass is used to plot the magnetic field lines that passes from one pole to other and through P। अच्छा, समझो क्या कह रहे हैं कि इसके नीचे ना आपके पास एक पेपर है। क्या है? एक पेपर है आपके पास। आपने इस मैग्नेट का यूज़ करना है और उस पेपर का यूज़ करना है, एंड आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है एंड पी से स्टार्ट करना है। क्या करोगे आप? पी पे ये कंपास रखोगे, ठीक है। जहाँ पे इसकी नॉर्थ वाली नीडल पॉइंट कर रही होगी ना, वहाँ पे आप पेपर के ऊपर मार्क लगा दोगे एंड वहाँ फिर रखोगे आप उसी पॉइंट पे दोबारा रखोगे, दोबारा कंपास रखोगे जहाँ पे मार्क लगाया था अभी, फिर दोबारा जहाँ फेस करेगी नॉर्थ पोल वहाँ पे पॉइंट लगाओगे, फिर दोबारा उस पॉइंट पे रखोगे जहाँ पे भी पॉइंट लगाया था साउथ पोल को, फिर नॉर्थ पोल पे देखोगे कहाँ पे जा रहा है, फिर वहाँ पे पॉइंट लगाओगे। इस तरह लगाते जाओगे लगाते जाओगे लगाते जाओगे लगाते जाओगे, इधर रखोगे इधर रखोगे इधर रखोगे इधर रखोगे इधर रखोगे, तो आपके पास पूरी फील्ड लाइन्स बन जाएगी। फिर आप उनको जो है बेसिकली लाइन से ज्वाइन कर सकते हो, सही है। अच्छा, यू जस्ट हैव टू डू दिस। आपके सामने मार्किंग गिवन भी है, मैंने इतना लिखा नहीं इसके ऊपर ना, क्योंकि वो इजी था। Describe how to use the compass and fix 7.1 to determine the direction of the magnetic field at P। अच्छा, आपके पास कंपास है, वो कह रहे हैं कंपास आपको दे दिया गया एंड हमें नहीं पता इसे कैसे यूज़ करते हैं। भाई हमें बताओ, हमने पी पे ना फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है। ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे कहाँ जा रही हैं भाई? एक कंपास का यूज़ करके बताओ कैसे फाइंड करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर है। करेंगे क्या? सिंपली आपने करना क्या है कि अपने मैग्नेट को, कंपास को आपने पी के ऊपर रखना है। जहाँ पे भी आपका नॉर्थ पोल पॉइंट करेगा ना, वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। इजी है ना, कोई सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर बड़ी बड़ी। अच्छा भाई, हेलो भाई, मैग्नेटिक इंडक्शन आ गया। शोज ऑपरेटर्स अ स्टूडेंट यूजेस टू प्रोड्यूस एन ऑल्टरनेटिंग करंट। हाँ भाई, ऑल्टरनेटिंग करंट बनाया जा रहा है, जो धड़ 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 लगता है ना आपको जब आप हाथ डालते हो स्विच के अंदर, वो वाला। द मैग्नेट इज मूव इनटू एंड आउट ऑफ कॉइल। इसको पहले मैं अंदर लेके जा रहा हूँ मैग्नेट को, फिर बाहर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन वाई करंट इज प्रोड्यूस व्हेन मैग्नेटिक मूव्स। जब मैग्नेट को मूव कर रहा हूँ ना, बेसिकली मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा हूँ कॉइल के जरिए, मैग्नेटिक फ्लक्स को कट कर रहा हूँ। उसकी वजह से क्या हो रहा है? एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना। ये तो पढ़ा ही होगा, मैं इतना डिटेल में नहीं पढ़ा सकता ना, ये तो आपको पढ़ा होना चाहिए। अगर ये नहीं आता तो पेपर देने क्यों जा रहे हो? सही है, ऑलराइट। डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ मैग्नेट दैट प्रोड्यूसेस एन AC करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज है। ये सब कुछ समझ नहीं आया। 0.5 हर्ट्ज का मतलब क्या है? 0.5 साइकिल मतलब हाफ साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। 0.5 हर्ट्ज का मतलब क्या है? हाफ साइकिल पर सेकेंड। हमने 0.5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बनानी है। क्या मतलब? इसका मतलब ये, जैसे हमारे पास ये कोयल है और ये मैग्नेट है, ठीक है। 0.5 का मतलब ये कि एक सेकेंड के अंदर जो है ना आपके पास ये मैग्नेट जो है वो सिर्फ अंदर तक जाए, इधर तक जाए, ठीक है। हाफ साइकिल कंप्लीट करे। एक साइकिल होगा जब एक मैग्नेट अंदर भी जाएगा, फिर अंदर से बाहर भी आएगा। एक साइकिल तब कंप्लीट होगा ना कि मैग्नेट जब कॉइल के अंदर चला जाए वापस भी आ जाए, पूरा साइकिल कंप्लीट होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? हाफ साइकिल पर सेकेंड। क्या मतलब? कि एक सेकेंड में मैग्नेट सिर्फ अंदर जाएगा एंड हमने कह दिया, चलो हम कह देते 2 सेकेंड्स के अंदर अपना साइकिल कंप्लीट करे। क्या चाहिए? मैंने कहा कि मैग्नेट जो है अंदर भी जाए, अंदर से बाहर भी आए एवरी 2 सेकेंड्स में, है ना। तो वही हो गया ना 0.5 एक सेकंड में 0.5 हाफ साइकिल हो गया इसका। कंप्लीट साइकिल 2 सेकंड्स में, मैंने वही बस दूसरे वर्ड्स में कह दिया, सही है। इजी था, इस पे सारे फंसे थे। अगर नहीं समझ आए कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगा, स्पेशल वीडियो बना के उसके ऊपर। स्टेप हाउ इज सेंटर 0 मीटर मीटर शोज द करंट इन AC। AC भाई कैसे? AC करंट एक ऐसा करंट है जो कि आपके पास नेगेटिव में भी जाता है, पॉजिटिव में भी जाता है, ठीक है। रीडिंग्स पॉजिटिव में भी आएंगी, नेगेटिव में भी आएंगी, सही है। अच्छा ठीक। एक्सप्लेन वाई इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी। जब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो जो EMF प्रोड्यूस होगा वो भी इंक्रीज होगा ना, क्योंकि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, रेट ऑफ कट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा आपके पास? कहाँ गया? हाँ, EMF जो इंड्यूस हुआ होगा ना, करंट इंड्यूस हुआ होगा, वो भी बढ़ जाएगा, सही है। ओके, अब भाई आ जाओ। पिक्चर ऑफ अ नेब्यूला
फ्रॉम सुपरनोवा? तो मुझे रोशनी लग रही है रोशनी के अलावा कुछ नहीं लग रहा, जैसे किसी ने लाइट जलाई हो मोबाइल फ़ोन की। अच्छा, व्हाट इज़ मीन बाय सुपरनोवा? सुपरनोवा एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन सबने सुना होगा, ठीक है, ये काइंड ऑफ एक्सप्लोजन होता है। क्या होता है काइंड ऑफ एक्सप्लोजन? जब आपके पास बड़ा सा स्टार जो होता है ना, एक्सप्लोड हो जाता है, धमाका हो जाता है उसका, और या तो उसका ब्लैक होल बनता है ना, या तो न्यूट्रॉन स्टार बनता है ना, तो उसे कहते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। इसमें क्या होता है, आपके पास बड़ा वाला स्टार जो होता है ना, छोटा नहीं बड़ा स्टार का एक्सप्लोजन होता है, फटता है वो। सही है। डिस्क्राइब हाउ अ प्रोटोन स्टार फ्रॉम द इनसाइड अ नेबुला। सबसे पहले क्या होता है, आपके पास जो क्लाउड्स गैसेस वगैरह होती हैं ना, वो सेंटर की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है, सेंटर की तरफ, सेंटर उसको अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल होती है ना। और जैसे जैसे सारी चीज़ें सेंटर में जाई जाती हैं तो सेंटर वाला पार्ट जो है ना, वो ज़रा डेंसर हुआ जाता है। और जैसे जैसे वो डेंसर होता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। एंड टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से आपके पास जो पार्टिकल्स है वो तेज़ मूव करते हैं। तेज़ मूव करने की वजह से ज़्यादा सारे कोलिजन्स होते हैं। ज़्यादा कोलिजन्स होने की वजह से क्या होता है, प्रेशर आपका इंक्रीज़ हो जाता है, और उसकी वजह से आपके पास जो है ना, दरमियान में एक हाई प्रेशर रीजन बन जाता है, जिससे हम प्रोटोस्टार कहते हैं। सही है। अच्छा जी, डन हो गया भाई, सब समझाए सर ने। Our sir, our sir नहीं, sun is in a circular orbit around a black hole at the center of our galaxy। भाई हमारा sun है and this is black hole। Our sun is orbiting a black hole। सही है। हमारी कौन सी गैलेक्सी है जिसके अंदर हमारा sun है? भाई मिल्की वे गैलेक्सी। सैमसंग मत लिखाना प्लीज़ स्टेट व्हाट इज मीन बाय लाइट ईयर? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। एक ईयर में जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं लाइट, अगर लेट्स सपोज चलती रहे सीधी, जो एक साल में जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना, उससे हम कहते हैं लाइट ईयर। सही हो गया। टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑर्बिट ऑफ आवर सन अराउंड द ब्लैक होल इज दिस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये आपका ब्लैक होल है एंड ये आपका सन है। यहाँ से लेके यहाँ आने तक आपके सन को जितना टाइम चाहिए ना पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करने में, वो इतने सेकंड्स हैं। सही है। और जो डिस्टेंस है बेसिकली आपके सन से ब्लैक होल तक, वो ये है, इतने लाइट ईयर्स। ठीक है, इतने 26,000 लाइट ईयर, मतलब उतना डिस्टेंस जितना एक लाइट ट्रेवल करेगी 26,000 साल में। अभी डिस्टेंस जो है ना, ये सरकमफ्रेंस दिया हुआ, हमने ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, क्योंकि ऑर्बिट इसका ये है ना, लेकिन हमें रेडियस दिया हुआ है सर्कल का। सही है, रेडियस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, हमने स्पीड निकालनी है कि हमारे पास सन की स्पीड क्या है। सन की स्पीड से इसके घूम रहा है। पहले तो भाई डिस्टेंस और टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम है ना। डिस्टेंस हम कौन सा लेंगे? डिस्टेंस हम लेंगे सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस लेंगे डिस्टेंस हम लोग, और टाइम हम सिंपल लेंगे। ठीक है। अच्छा, टाइम तो एज इट इज़ नीचे आएगा, टाइम आपका एज इट इज़ नीचे आएगा, लेकिन डिस्टेंस निकालना है पहले। अब 26,000 लाइट ईयर्स को पहले आप मीटर्स में कन्वर्ट करोगे। वो कैसे करोगे देखो ज़रा। सबसे पहले तो आपके पास क्या है कि ये टाइम के बने कि 1 घंटे में आपके पास जो है ना, वो इतने सेकंड्स होते हैं एक साल में, सॉरी, एंड 26,000 साल। पहले 26,000 साल को इससे मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास 26,000 साल के सेकंड्स आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस निकालना है ना, फिर आप इस 26,000 सेकंड्स टाइम को क्या करोगे, आप लाइट की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दोगे, जिससे आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, एंड सिंपली यू विल डिवाइड देम बोथ, एंड आपके पास आंसर आ जाएगा 21483। अब इतनी बड़ी वैल्यू बोल नहीं सकता मैं, 73000000000000000000। सही है। ओके। भाई सारे फंसे थे इसके ऊपर, मैं भी। Alpha particles are sometimes emitted from the nuclei of radioactive element. This emission both random and spontaneous. Spontaneous का मतलब क्या है? Emission का मतलब क्या, अपने आप होती रहती है, कोई उसका फोर्स नहीं करता। Describe the composition of an alpha particle। इसके अंदर क्या क्या होता है, composition बताओ, इसकी पहचान बताओ। भाई इसके अंदर आपके पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, कह दो एक हीलियम न्यूक्लियस होता है। सही है। अल्फा पार्टिकल्स आर डिटेक्टेड यूजिंग द ट्रैक शोन इन क्लाउड चैम्बर, क्लाउड चैम्बर में, या फिर स्पार्क प्रोड्यूस इन अ स्पार्क काउंटर। अब या तो क्लाउड चैम्बर बना दो या तो स्पार्क काउंटर बना दो। ये पता किसी को नहीं आया था, मुझे पता पहला ही बार क्वेश्चन आया था। इस तरह कुछ होता है। ठीक है, आपको एक बॉक्स बनाना होता है,
ऊपर आपको तारे बनानी होती हैं, एंड ऊपर एक छोटा सा सोर्स लगानी होती है जहाँ से आपके पास जो है ना एमिट होंगे, ठीक है। और वेरिएशन इन स्पार्क्स, ठीक है, उससे आप क्या देखोगे कि बेसिकली काउंट करोगे, ठीक है, इनकी एमिशन काउंट करोगे, सही है। आपने सिंपली इस तरह कुछ बना देना है, डब्बा बनाना है, सिर्फ 2 तारे बनानी है, सही है। एंड नीचे बता देना है कि भाई आप तारों में क्या करोगे, आप तारों में करंट छोड़ोगे, क्या छोड़ोगे, आप तारों में करंट छोड़ोगे अच्छा खासा। एंड करंट कितना छोड़ोगे भाई, बहुत ज़्यादा, 200 से भी ज़्यादा करंट छोड़ोगे, वोल्टेज छोड़ोगे, ठीक है। हाई वोल्टेज, सॉरी, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज छोड़ोगे आप तारों के अंदर, एंड 200 से ज़्यादा, सही है। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं डिस्क्राइब हाउ द इमिशन ऑफ एल्फा पार्टिकल्स इज शोन एज रैंडम। रैंडम कैसे शो की जाती है कि भाई आपके पास जो है ना हर सेकंड के अंदर जो है आपके पास एमिशन के अंदर वेरिएशन आ रही होती है, ठीक है। क्या होता है आपके पास हर सेकंड में ना जो रीडिंग्स आ रही होती है तो वेरिएशन आ रही होती है, इस पता चलता है कि रैंडम इमिशन भी हो रही है, सही है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, ओके, इजी क्वेश्चन है। अ रेडियो एक्टिव सोर्स प्रोड्यूसेस 120 ट्रैक्स इन 1 मिनट, पहले 120 ट्रैक्स प्रोड्यूस करा 1 मिनट में, ठीक है। 6 घंटों के बाद वही सोर्स 15 ट्रैक्स प्रोड्यूस कर रहा है 1 मिनट में, कितना हाफ लाइफ का पहले देखते हैं। हाफ लाइफ का मतलब क्या है, हाफ होना, 120 का हाफ क्या है 60, एक हाफ लाइफ गुजर गई। 60 का हाफ क्या है, 60 का हाफ आपके पास है 30, 2 हाफ लाइफ गुजर गई। 30 का हाफ क्या है, 30 का हाफ क्या है 15, 3 हाफ लाइफ गुजर गई, कितनी 3 हाफ लाइफ। एंड हम अपनी वैल्यू तक पहुंच गए, क्या मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसको 3 हाफ लाइफ्स पहुंच गई 6 घंटों के अंदर, सही है। इसका मतलब क्या है, देखो कि आपके पास 6 घंटों के अंदर कितनी हाफ लाइफ पहुंची, कितनी हाफ लाइफ हुई, 3 हाफ लाइफ। हमने बताना है कि एक हाफ लाइफ कितने घंटों की है, ठीक है। तो सिंपली यू विल डिवाइड 6/3, ठीक है, एंड यू विल गेट अराउंड 2 आवर्स। सही है, ओके हो गया। और वेल डन विद द पेपर। अगर मज़ा आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और जितना हो सके आगे शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसे एक्सेस कर सके, सही है। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।